डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार। आज आप सबके समक्ष एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। विषय है मेंटल हेल्थ इन योगिक पर्सपेक्टिव, मानसिक स्वास्थ्य योग के संदर्भ में। मानसिक स्वास्थ्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोगों के समक्ष सभी और हमारे देश में और पूरे विश्व में कोविड-19 सबकी बीमारी फैली हुई है। ये कोरोना वायरस फैला हुआ है और जिसके परिणाम, जिसके प्रभाव तमाम तरीके से देखने में आ रहे हैं। तो ये जो समस्या है और इस तरह की अन्य जो समस्याएं जो पहले से आती रही हैं हम लोगों के जीवन में, उनके कारण मानसिक स्वास्थ्य कई रूपों में प्रभावित होता आया है। शारीरिक स्वास्थ्य अपनी जगह पर है और मानसिक स्वास्थ्य अपनी जगह पर। इस मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जो मॉडर्न टेक्स्ट हैं और जो हम लोगों का आधुनिक ज्ञान है, उसके द्वारा हम लोग समय समय पे इसके अर्थ और इसके, जिसे कहें कि मूल स्वरूप से हम लोग परिचित होते रहते हैं। परंतु ये जो मानसिक स्वास्थ्य है, क्या उसका योग के साथ कोई संबंध हो सकता है या उसकी योग के अंतर्गत कोई परिभाषा हो सकती है, डेफिनेशन हो सकती है, या योग के अनुसार उसे हम किस रूप में समझें? इस संबंध में बहुत तरह के नाना प्रकार के विचार हम लोगों के सम्मुख आते रहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को हम अलग अलग अप्रोचेस के माध्यम से अलग अलग तरीके से समझते हैं। लेकिन जो है, चूंकि योग एक ऐसा विषय है और योगिक क्रियाएं, योगिक विधियां, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजकल हमारे चाहूं और तमाम प्रकार से हम लोगों को सीखने को मिल रही हैं। जगह जगह आप लोग सुनते होंगे कि भाई किसी को चिंता हो गई, स्ट्रेस की समस्या है, डिप्रेशन हो रहा है, या और कोई तमाम दूसरी समस्याएं, मानसिक समस्याएं हैं। तो उन सब के निदान में योग की बहुत सारी तकनीकें, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा इत्यादि जो है काफी, जिसे कहें कि लाभदायक सिद्ध हो रहा है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारी शोध हो रही हैं। तो इसी के साथ साथ अगर हम अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ्स हैं या अपने जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, उन ट्रेट्स में कुछ बदलाव लाना चाहें या अपने जो गुण हैं उन गुणों को और अधिक विकसित करना चाहें, जैसे सेल्फ एफिकेसी बढ़ाना चाहें, सेल्फ स्टीम बढ़ाना चाहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहें, इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहें, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहें, तो इन सब के रूप में भी अगर हम बहुत सारी रिसर्च जर्नल्स को खंगालें तो हमें बहुत सारे शोध अनुसंधान मिलते हैं, और जिनके माध्यम से हम जानते हैं कि योग और जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो काफ़ी अंतर तक घुले मिले हैं, जुड़े हुए। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम इसकी पढ़ाई या इसका अध्ययन इसी प्रकार करते रहें, मेंटल हेल्थ एक तरफ से चलता रहे, मॉडर्न अप्रोच को हम लोग देखें और फिर योग की तकनीकों को, जैसा कि बहुत सारे रिसर्च में क्लेम किया जाता है कि ये लाभदायक हैं, प्रभावशाली हैं, तो इनको इस रूप में समझें, या हम जो मेंटल हेल्थ है उसे यौगिक पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें। जैसे हम कहते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ इन कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, मेंटल हेल्थ इन साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, मेंटल हेल्थ इन बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, और अलग अलग पर्सपेक्टिव में हम मेंटल हेल्थ को देखते हैं, या मेंटल हेल्थ इन मैस्लोस पर्सपेक्टिव, लेजारस पर्सपेक्टिव, कार्ल रोजर्स पर्सपेक्टिव। तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं और डिफरेंट अप्रोच को जिन्होंने अपनाया है, वो उसी मेंटल हेल्थ को अलग अलग पर्सपेक्टिव में समझते हैं। यानी अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि साइकोडायनेमिक अप्रोच अपनाता है या साइको एनालिसिस की प्रैक्टिस करता है, उसको यदि हम देखें तो उसके लिए मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन और उसके जो डायमेंशंस हैं, उसके जो मेंटल प्रॉब्लम्स के जो कॉज हैं, वो अलग प्रकार के होते हैं। इसी तरह बिहेवियरिस्ट के पास जाएं तो वो ये मानते हैं कि भाई जो लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के द्वारा हम व्यवहार करना सीखते हैं, और अगर हम किसी व्यवहार को करना सीख जाते हैं तो उसी तरीके से उस व्यवहार को अनलर्न करना भी सीख जाते हैं। तो उनका एक अलग अप्रोच रहता है। कॉग्निटिव थ्योरिस्ट के पास जाएं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो उनका अप्रोच ये रहता है कि भाई जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, यही जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, या जो भी हमारी मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा इससे संबंधित है। अगर हमारे विचार विकृत हो गए, नेगेटिव हो गए,
और हमारा बिलीफ सिस्टम बिगड़ गया तो उसकी वजह से फिर हमें मानसिक स्वास्थ्य हमारा जो है वो विकृत हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो इस रूप में हम देखें तो अलग अलग अप्रोच अलग अलग तरीके से मेंटल हेल्थ को परिभाषित करती है, डिफाइन करती है, बताती है। तो यदि आप जो है इसको यौगिक संदर्भ में समझना चाहें तो आप मुझे सुन सकते हैं। और यही मेरा इस विषय के अंतर्गत आज प्रयास है कि हम लोग ये समझ पाए कि मेंटल हेल्थ और योग दोनों आपस में किस तरीके से घुले मिले हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से हम इससे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाएं तो हम फिर इसके ऊपर बहुत सारे शोध, अनुसंधान, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमसे ऐसे जुड़े हुए होंगे जो कि साइकोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज रखते होंगे। तो इसी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो इस बेसिक विषय पर ज़्यादा प्रकाश में डालते हुए अब इसे योग से जोड़ करके हम लोग समझते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होगा। तो पहले तो देख लें, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ की WHO की डेफिनेशन पे जाएं तो WHO के डेफिनेशन के अनुसार जो है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी हेल्थ क्या है? हेल्थ में फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों तरह का वेलबींग अगर है और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज है, तो उसी को हम लोग WHO के डेफिनेशन के अनुसार हेल्थ मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम यौगिक पर्सपेक्टिव में देखें तो हेल्थ इतना ही नहीं है, इसमें भी काफ़ी कुछ समाहित है इस डेफिनेशन में। अगर हम प्राचीन आयुर्वेद को लें और आयुर्वेद में हेल्थ की डेफिनेशन पर जाएं और सुश्रुत संहिता का अध्ययन करें तो सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि हम स्वस्थ उसे कहेंगे जिसके त्रिदोष साम्य अवस्था में हो। और इस संबंध में ये भी है कि भाई जैसे कि डेफिनेशन है हम लोगों की सुश्रुत संहिता में, आचार्य सुश्रुत की डेफिनेशन है, मैं आपको उसके अर्थ के ऊपर जाते हैं। इसमें कई प्रकार के त्रिदोष, दोष विकारम, जो दोष त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये जब इनकी विषमावस्था आ जाती है, जिसे साम्य अवस्था में नहीं रहते, तब उस अवस्था में रोग की उत्पत्ति होती है। और जितनी धातुएं हैं, धात्वाग्नियां हैं, ये जब विषम अवस्था में आ जाती हैं तब रोग की स्थिति होती है। तो सुश्रुत कहते हैं कि जो है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। जब अन्य फिजिकल, दैहिक, इन सब कारणों के अलावा जब हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारी इंद्रियां प्रसन्न होती हैं, हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। यानी फिजिकल हेल्थ के अलावा जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है और हमारी आत्मा है, जब ये पूरी तरह से स्वस्थ होती हैं तभी जो है ये प्रसन्न होती है, जैसे कि हम कहें, तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाते हैं। यानी हम अगर सुश्रुत की डेफिनेशन पे जाएं तो इसमें मेंटल हेल्थ एक एस्पेक्ट है, इसमें जो है इंद्रियों का स्वास्थ्य भी एक एस्पेक्ट है और आत्मा यानी स्पिरिचुअल हेल्थ भी एक एस्पेक्ट है। इस तरह से हम देखें तो बहुत सारे इसमें डायमेंशन जुड़ गए। जो WHO की डेफिनेशन में स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं जुड़ा हुआ, वहां मेंटल बीइंग की बात है, मेंटल हेल्थ की बात। और इसे भी हम आगे और समझना चाहें तो अगर हम साइकोलॉजी में कार्ल मेनिंगर की डेफिनेशन को उठाएं तो कार्ल मेनिंगर की डेफिनेशन जो है वो भी अपने आप में काफी कुछ कहती है। तो कार्ल मेनिंगर की डेफिनेशन के अनुसार मेंटल हेल्थ इज द एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद ए मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस, एंड इट इज एबिलिटी टू मेंटेन एन इवन टेम्पर एज अलर्ट इंटेलिजेंस, सोशली कंसिडरेट बिहेवियर एंड हैप्पी डिस्पोजिशन। ये डेफिनेशन मैंने अभी आपको पढ़ करके बताई, इस डेफिनेशन में 4 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली है एबिलिटी टू मेंटेन एन इवेंट टेम्पर, एक इवेंट टेम्पर मेंटेन करने की क्षमता यदि हमारे अंदर है। और इंटेलिजेंस कैसा? अलर्ट इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं कि जब अल्फा रेज व्यक्ति के दिमाग में ज्यादा उत्पन्न होती है तो अल्फा वेव्स ज्यादा उत्पन्न होती हैं। तो अल्फा वेव ज्यादा उत्पन्न होने पर हमारा जो जिसे कहें कि हम पूरी तरह रिलैक्स रहते हैं और हमारा माइंड पूरी तरीके से अलर्ट रहता है, हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट रहती है। तो उस तरह की यदि अवस्था है। इसके अलावा सोशली कंसिडरेट बिहेवियर,
यानी हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, समाज जिसे मानता है कि ऐसा ही व्यवहार हमें करना चाहिए। और इसके अलावा हैप्पी डिस्पोजिशन, ये जो महत्वपूर्ण बात है हैप्पी डिस्पोजिशन, यानी हम सदैव प्रसन्न रहें। प्रसन्नता का जिसे कहें लेवल, जो स्तर है या जो इसकी सीमा है, वो जितनी ज्यादा बढ़ती जाए उसी हिसाब से हमें मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती जाती है। बाकी सारी चीजें इस प्रसन्नता के पीछे आती हैं कि ये प्रसन्नता कैसे किसी व्यक्ति में उत्पन्न हो सकती है। तो सोशली कंसिडरेट बिहेवियर करेंगे यदि हम, तो सारे लोग हमसे जो है प्रेम रखेंगे, हमसे स्नेह रखेंगे और हमसे दुराव नहीं रखेंगे, घृणा नहीं रखेंगे, ईर्ष्या और जलन नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि चूंकि हमारे प्रति लोगों के मनोभाव बहुत अच्छे होंगे और लोगों का व्यवहार भी अच्छा होगा, तो हम भी प्रसन्न होंगे, तो प्रसन्नता इस रूप में बढ़ती जाएगी। हम अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखेंगे तो किसी से हमारा झगड़ा नहीं होगा, किसी से हमारा विद्वेष नहीं होगा, तो इसके कारण भी हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और इसी तरीके से जब हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, एकाग्रचित्त रहेंगे, तो जो हमारी बुद्धि है वो सम्यक प्रकार से काम करेगी, जो हमारा इंटेलिजेंस है वो अलर्ट लेवल पर रहेगा, अलर्ट मोड पर रहेगा। तो जो कार्ल मेनिंगर की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन भी मानसिक स्वास्थ्य को काफी हद तक एक्सप्लेन करने में समर्थ है, बहुत अच्छे से इस चीज को बता रही है कि मानसिक स्वास्थ्य वास्तव में क्या होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, ये मानसिक स्वास्थ्य को और अन्य किस रूपों में हम समझ सकते हैं। तो अगर हम हॉर्विट्ज की डेफिनेशन पे जाएं या हॉर्विट्ज की विचारधारा को पढ़ें, तो हॉर्विट्ज कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की बहुत सारी डायमेंशंस हो सकती हैं। अब डायमेंशन कैसे कैसे हो सकती हैं, जैसे कि सेल्फ स्टीम, realization of one's potential, ability to maintain and fulfill meaningful relationship and psychological well-being। तो इसमें भी इन्होंने 4 बातें बता दी, जैसे सेल्फ स्टीम और एक व्यक्ति का अपना पोटेंशियल, अपने आप के अंदर कितनी प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं, एक व्यक्ति किस लेवल तक विकास कर सकता है, इस चीज को हम कर सकें, समझ सकें। और रिलेशनशिप यानी हम हर व्यक्ति के साथ किस प्रकार से सम्यक एक अच्छा स्थायी रिलेशनशिप या जो होना चाहिए, जो औचित्यपूर्ण है, वो हम जो है रख सकें। तो अगर हम हॉर्विट्ज की भी डेफिनेशन देखें तो उसमें जो कार्ल मेनिंगर की डेफिनेशन है उससे काफी जुड़ी हुई और संबंधित प्रतीत होती है। तो अब इन सब डेफिनेशन पे ज्यादा विचार न करते हुए सीधे यौगिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि योग की दृष्टि से मेंटल हेल्थ क्या है। तो जैसे कि अभी तक हमने इतनी सारी डेफिनेशंस के बारे में बात की, तो इसके आधार पर यह समझ में आता है कि मानसिक स्वास्थ्य वो है जो इसकी सभी डायमेंशंस, फिजिकल जो जैसे सेल्फ स्टीम, सेल्फ एफिकेसी, इंटेलिजेंस, मेमोरी और जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हैं हमारी, यानी मेंटल एक्टिविटीज हैं जैसे कि लर्निंग, परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारी हमारी क्षमताएं जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी उसी हिसाब से हमारे मानसिक स्वास्थ्य भी उन्नत माना जाएगा। और इसके अलावा जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जैसे कि डेविएंस ऑफ बिहेवियर, और इसके अलावा जैसे कहें कि हम डेंजर इन बिहेवियर, और इसके अलावा डिसफंक्शनिंग ऑफ बिहेवियर, डिस्ट्रेस। तो जो 4 Ds की बात आती है, आप लोग किताबें पढ़ेंगे तो उसमें 4 Ds की चर्चा आती है। इसमें पहला होता है डेविएंस, इसके अलावा डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन, डेंजर। डेविएंस का मतलब है कोई हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो कि सामाजिक रूप से सामान्य नहीं माना जाता, जो कि असामान्य है, थोड़ा सा या बिचारे भी बिहेवियर हो सकता है, अनयूजुअल है, तो इस तरह का व्यवहार जो है वो डेविएंट बिहेवियर के रूप में आता है। इसके अलावा डिस्ट्रेस, वो व्यवहार जिससे कि जो है जो हमारे लिए एक व्यक्ति के लिए अनप्लीजेंट है, अपसेटिंग है, तो इस तरह का व्यवहार जो है और जो डिस्ट्रेस उत्पन्न कर रहा है, तो डिस्ट्रेस। इस तरह। और डिसफंक्शन का मतलब है कि हम ऐसी कंडीशन में आ गए हैं या इस तरह के डिस्ट्रेस में आ गए हैं कि जिसकी वजह से जो है हमारी जो एबिलिटी है डे टू डे लाइफ में, जो हमारे व्यवहारों को संपादित करने, जैसे नहाना है, उठना है, ऑफिस जाना है, तो इस कपड़े पहनने हैं, तो इस तरह के कार्यों में भी व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह जब इंटरफेरेंस बहुत बढ़ जाता है तो इसको हम कहते हैं डिसफंक्शन। और इसके अलावा तीसरा है डेंजर। डेंजर का मतलब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो खुद हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे संगी साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को, समाज में दूसरों के लिए हानिकारक है। तो इस रूप में भी देखें तो ये जो 4 Ds हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर को बताते हैं। हालांकि इसमें भी जो 2 हैं, डेविएंस और डेंजर, इसको पूरी तरह से हम ये नहीं मान सकते कि इसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर ही होता है। ये उसका एक रिफ्लेक्शन देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम कोई व्यक्ति मेंटली डिसऑर्डर्ड हो गया है या मेंटल प्रॉब्लम उसकी काफी ऊंचे लेवल पे पहुंच गई है, इसका निर्धारण जो है बीच के जो 2 हमने बताए, डिस्ट्रेस और डिसफंक्शन, इसके आधार पर करते हैं। तो ये एक स्वरूप निकल करके आया कि भाई जो मानसिक स्वास्थ्य जो है और मानसिक अस्वास्थ्य से क्या है, एबनॉर्मेलिटी,
वो मेंटल एबनॉर्मेलिटी, वो दोनों किस प्रकार की होती है, उसका स्वरूप किस प्रकार का होता है। अब आइए जानते हैं कि यौगिक पर्सपेक्टिव में क्या कहेंगे हम। तो यौगिक पर्सपेक्टिव में जो मेंटल हेल्थ है, इसकी जो परिभाषा है वो योग की परिभाषा से ही निकल करके आ जाती है। जैसे योग में महर्षि पतंजलि ने परिभाषा दी है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग क्या है, चित्त वृत्ति का निरोध है। तो योग और चित्त वृत्ति का निरोध, ये दोनों कैसे संबंधित है और चित्त वृत्ति क्या है और निरोध से हम इसका क्या अभिप्राय है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। चित्त और चित्त की वृत्ति, चित्त को हम समझ सकते हैं टोटल माइंड के रूप में। जैसे कि हम साइकोलॉजी में माइंड की बात करते हैं, अगर हम सिगमंड फ्राइड की बात करें तो उन्होंने माइंड के 3 कंपोनेंट बताए हैं, जैसे कि अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस हो गया, सबकॉन्शियस हो गया, प्रीकॉन्शियस और कॉन्शियस, तो 3 हो गए हमारे, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस। तो ये तीनों लेवल, तीनों चीजें मिल करके एक माइंड का एक स्वरूप बनता है। तो इसी तरीके से अगर हम योग में जाएं तो वहां चित्त की बात आती है, चित्त का कॉन्सेप्ट आता है। तो जो चित्त है उसे टोटल माइंड कहते हैं। अब ये चित्त जो है, इसमें पतंजलि के टोटल माइंड में क्या क्या चीजें समाहित हो सकती हैं, तो इसमें कॉन्शियसनेस भी, कॉन्शियस लेवल भी समाहित है, इसमें अनकॉन्शियस लेवल भी समाहित है, साथ ही साथ इसमें एक और लेवल समाहित है जिसकी की बात फ्रॉइड नहीं करते, जैसे कि सुपर कॉन्शियसनेस। तो सुपर कॉन्शियसनेस भी इसके अंदर समाहित है। तो ये तीनों मिलकर के फिर टोटल माइंड बनाते हैं। तो ये भी चित्त जो है पतंजलि का किस रूप में कार्य करता है। अब आप फ्रॉइड में जाएं तो वहां पर आपको मॉडल मिलता है इड ईगो और सुपर ईगो का, और ईड ईगो और सुपर ईगो ये 3 एंटिटीज फ्रॉइड अपने कॉन्सेप्ट में लेकर के आए, और फिर उन्होंने कहा कि ईड ईगो सुपर ईगो के बीच में जिस तरीके का इंटरेक्शन होता है उसी हिसाब से व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य उसका निर्धारण किया जा सकता है कि भाई इट डोमिनेट कर रहा है और सुपर ईगो डोमिनेट कर रहा है, तो वहां पर ईगो को जो है दोनों कंट्रोल करना पड़ता है, और ये कंट्रोल जिस लेवल तक होता है उसी लेवल से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में नियंत्रण स्थापित रहता है। तो इसी रूप में अगर हम देखें, यौगिक व्यू कहता है कि जो चित्त की वृत्तियां हैं ये जब क्लिष्ट हो जाती हैं, तो जब क्लिष्ट होती चली जाती हैं तो उसी हिसाब से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है, और यही वृत्तियां जब अक्लिष्ट होती जाती हैं तो व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य सुधरता चला जाता है। तो सवाल उठता है कि चित्त क्या है, चित्त की वृत्ति क्या है। तो चित्त को मोटे तौर पे हम माइंड के रूप में समझ सकते हैं, मन के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन इसकी जो वृत्तियां हैं इन्हें हमें जो है इस वृत्ति को समझना आवश्यक है, क्योंकि इसीलिए आज का लेक्चर जो है यहाँ पर या अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वृत्ति का मतलब यह है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे विषय बिखरे पड़े हैं। अब इस विषय के संपर्क में हम आते हैं, किस माध्यम से आते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से आते हैं, अपनी आंखों के माध्यम से, अपनी नासिका के माध्यम से, अपनी जिह्वा के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, यानी जो इंद्रियां हैं सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके माध्यम से विषयों के संपर्क में, यानी जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है उसके संपर्क में हम लोग आते हैं। तो जब हम आते हैं तो हमारा जो मन है, जो चित्त है, वो विषय के आकार वाला हो जाता है। जैसे हम पिक्चर देखने गए थिएटर में फिल्म चल रही है, वहां पर एक बहुत बड़ा गार्डन है, तो जो गार्डन में हरे भरे पेड़ हैं, फूल हैं, तो ये जो है हमारे मन पर यानी चित्त की प्लेट पर रच बस जाते हैं, यानी उस प्लेन पे रच बस जाते हैं। जैसे हम फ्रॉइड के बारे में बात करें तो फ्रॉइड कहते हैं कि भाई इड ईगो सुपर ईगो ये 3 एंटिटीज हैं, और दीज 3 प्ले ऑन द प्लेन ऑफ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो जैसे ये 3 प्लेन फ्रॉइड ने बताया, और उसके ऊपर इड ईगो और सुपर ईगो अपना क्रिया व्यापार करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और फिर उस हिसाब से बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो वैसे ही यहां पर क्या है कि जो वृत्ति है वो उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? जब विषयों के संपर्क में हम इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, और हमारा जो चित्त है, हमारा जो माइंड है, उसी के स्वरूप वाला हो जाता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो यानी चित्त का विषय विशेष में इंद्रियों के माध्यम से एकाकार हो जाना ही वृत्ति होती है। तो यदि हम किसी विषय से अपनी वृत्ति को हटा लें तो हम उस विषय के प्रभाव से भी बच जाएंगे, और यदि हम उसमें अपने आप को रच बसा लें, उसके अंदर प्रविष्ट कर जाएं, तो हम उसी के उस विषय विशेष की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगी। ये ध्यान से भी ये जुड़ा हुआ है। हम जितना अधिक किसी एक विषय विशेष का ही ध्यान करेंगे, उसी की विशेषताएं हमारे अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। तो योग कहता है कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, अब वृत्तियां नाना प्रकार की होती हैं। अब वैसे पतंजलि ने इसको 2 भागों में बांटा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वो सभी वृत्तियां जो क्लिष्ट हैं, वो वृत्तियां जो है हम मानसिक स्वास्थ्य अस्वस्थता को बढ़ावा देती हैं, और जो अक्लिष्ट हैं वो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। अब ये वृत्तियां कौन सी हैं? तो वृत्तियां जो हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार की हैं, लेकिन वृत्तियों में पहुंचने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि योग में मानसिक स्वास्थ्य को जो है किस रूप में समझा गया है। तो योग में हम ये कहते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो उस दशा का नाम है जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। जब चित्त की वृत्तियां निरोधित हो जाती हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था में हम लोग कैसे रहते हैं? एकदम प्रसन्न चित्त रहते हैं। अब इसके भी कई लेवल हैं, इसके कई चित्त की भूमियां के रूप में इसको बताया गया है। इसे हम प्लेन्स के रूप में भी समझ सकते हैं।
तो प्लेन्स के रूप में कैसे, जैसे फ्रॉइड ने कहा है कि भाई अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, ऐसे ही व्यास जी ने भी जो है इसकी भूमियां बताई हैं। मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, जो लास्ट की अवस्था है चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। तो जो शुरू की 5 अवस्थाएं हैं, इसमें जैसे मूढ़ावस्था, मूढ़ावस्था एक ऐसी अवस्था है कि कर्तव्य विमूढ़ता की अवस्था है। मूढ़ावस्था में व्यक्ति इग्नोरेंस में रहता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या उचित है क्या अनुचित है। यानी एक ऐसी व्यवस्था होती है, तंद्रा की अवस्था होती है, इनर्शिया की अवस्था होती है, व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता, जो हो जाए सो हो जाए। आलस्य की अवस्था है ये। ऐसी अवस्था है जैसे कि मेंटल पेशेंट्स की अवस्था होती है जो साइकोटिक हो जाते हैं। ऐसे साइकोटिक पेशेंट जिनको डिल्यूजन्स हो रहे हैं, जिनको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तो इस तरह के जो पेशेंट हैं वो इस मूढ़ावस्था में रहते हैं। मूढ़ावस्था से उच्च अवस्था है क्षिप्तावस्था। क्षिप्तावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें रजोगुण प्रधान होता है। अभी जो अवस्थाएं व्यास जी के अनुसार इसमें 3 गुण मुख्य रूप से कार्य करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो तमोगुण से आच्छादित अवस्था है वो है मूढ़ावस्था, और जो रजोगुण से आच्छादित अवस्था है वो है आपकी क्षिप्तावस्था। तो क्षिप्तावस्था एक एक्टिविटी की अवस्था है, एक बेचैनी की अवस्था है। व्यक्ति कुछ ना कुछ जो है कर्म में, कार्यों में लीन रहता है हर समय। वो सो नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो आराम नहीं कर सकता, वो बेचैन रहता है और निरंतर कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई कार्य करता रहता है। अगर मन नहीं भी है तो भी वो उसका पैर हिलाना, हाथ हिलाना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब वो कुछ ना कुछ करेगा ही। वो सही करेगा गलत करेगा ये दूसरी चीजों पर निर्भर है कि सतोगुण उसके साथ किस हद तक बढ़ा हुआ है, किस हद तक उसके साथ और तमोगुण दबा हुआ है। सतोगुण ज्यादा बढ़ा हुआ है तो अच्छे काम करेगा, तमोगुण ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसे काम करेगा जो डिस्ट्रक्शन के काम है, इस तरह काम करेगा। अब इससे उच्च अवस्था जो आती है, जो भूमि आती है, वो आती है आपकी विक्षिप्तावस्था। विक्षिप्तावस्था सतोगुणी अवस्था है, इसमें सतोगुण का राज होता है। अब इसमें मन की चंचलता काफी हद तक समाप्त हो जाती है और इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, शांत चित्त हो जाता है और ऐसे में उसका मन काफी हद तक लगने लगता है। अगर सतोगुणी अवस्था के साथ रजोगुण जुड़ जाता है तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति अच्छा सोचता है और अच्छा काम करता है। और अगर तमोगुण सतोगुणी अवस्था के साथ जुड़ जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है, जिसे कहें कि लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति बहुत अच्छा सोचता है लेकिन करता नहीं है, कर नहीं पाता है। तो ये जो है विक्षिप्तावस्था हो गई। फिर अब तीसरी अवस्था आती है एकाग्रावस्था। अब एकाग्रावस्था में क्या होता है, जब विक्षिप्तावस्था का अभ्यास होते होते प्रौढ़ हो जाती है तो एकाग्रावस्था में क्या होता है कि ये भी सतोगुणी अवस्था है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो रजोगुण है और जो तमोगुण है वो दोनों निष्क्रिय रहते हैं। ये दोनों कोई क्रिया व्यापार नहीं करते और कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखलाते, यानी व्यक्ति पूरी तरह सतोगुण में ही रहता है। और जब सतोगुण भी अपना प्रभाव दिखाना कम कर दे तो हम निरुद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। यानी सतोगुण, तीनों गुण सत रज तम, इन तीनों गुणों के क्रिया व्यापार बंद हो जाते हैं। फ्रॉइड की लैंग्वेज में कहें तो इड, ईगो, सुपर ईगो, अब इन तीनों का कंट्रोल एक प्रकार से खत्म हो गया और जो व्यक्ति असलियत में है उसका कंट्रोल हो गया। यानी व्यक्ति अब स्वतंत्र हो गया, व्यक्ति अब जो है उसका फुलेस्ट पोटेंशियल अपना जान गया और उसका अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने आप पे फुल कंट्रोल हो गया। यानी अब वो उसका टेम्परामेंट को अपने आप में वो क्या कर पाएगा, मेंटेन कर पाएगा और किसी प्रकार के ईर्ष्या, लोभ, द्वेष इत्यादि जितने प्रकार के मानसिक समस्याएं हैं उनसे वो दूर हो जाएगा, उनसे वो मानसिक स्वस्थता की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था आ जाती है। तो ये चित्त की भूमियां थी। यानी जब यौगिक व्यू में हम देखें तो चित्त की वृत्ति का निरोध होना ही एक ऐसी अवस्था है जो मानसिक स्वास्थ्य की सबसे उत्कृष्ट अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है। यानी अगर सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करना चाहें तो हमें चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही पड़ेगा। अब ये जो वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इस रूप में यदि हम देखें तो वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। तो जो प्रमाण जो वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति का जो अर्थ है, प्रमाण वृत्ति का अर्थ है सम्यक ज्ञान, अनुभव, यथार्थ ज्ञान, अनुभूत ज्ञान। यानी जो सत्य ज्ञान है वही प्रमाण है। अब ये सत्य ज्ञान यानी वृत्ति जब ये बढ़ती है, ये वृत्ति उत्तम अवस्था में होती है तो हम मानसिक स्वास्थ्य के उत्कृष्ट स्तर की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सम्यक ज्ञान हमें किस अवस्था में होता है, तो सम्यक ज्ञान के लिए भी 3 इसके तरीके हैं। 3 तरीके क्या हैं इसके कि प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम। तो प्रमाण भी 3 प्रकार का हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है जो सामने दिख रहा हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, यानी क्लियरेस्ट ऑफ द क्लियरेस्ट, श्योरेस्ट ऑफ द श्योरेस्ट। तो क्लियरेस्ट ऑफ द क्लियरेस्ट, श्योरेस्ट ऑफ द श्योरेस्ट, श्योरेस्ट ऑफ द श्योरेस्ट, ये किस अवस्था में होगा? वैसे कल्पना करें तो ये अवस्था बड़ी मुश्किल है, ऐसा होना ही संभव नहीं लगता है, लेकिन ऐसा होता है। योग के अनुसार यदि हम ध्यान में प्रवीण हो जाएं
और समाधि तक पहुंच जाएं, समाधि की अवस्था तक पहुंच जाएं, तो हम क्लियरेस्ट ऑफ द क्लियरेस्ट, श्योरेस्ट ऑफ द श्योरेस्ट हो जाएंगे। यानी प्रमाण, यानी हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, जो भी बात है हमें साफ साफ दिख रही है, किसी की प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, किसी की प्रॉब्लम का समाधान एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, हम स्वयं को भी क्लियर समझ पा रहे हैं कि हम ऐसी अवस्था में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। कोई दूसरा पेशेंट है, व्यक्ति है, वो किस अवस्था में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, एक क्लियर समझ में आता है। तो ये कब हो पाता है? जब क्या कहते हैं, हम ध्यान या समाधि की अवस्था अभ्यास कर लें। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो सम्यक ज्ञान इस तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, या जिसे कहें समाधि में कोई पहुंच नहीं सकते, तो उसके लिए उन्हें बहुत लंबा समय तय करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है? ऐसी स्थिति में अनुमान प्रमाण जिसे कहते हैं गेसिंग, ये कैसी होती है? तर्क युक्त अवस्था होती है, विवेक युक्त तर्क की अवस्था जो है वो अनुमान प्रमाण होती है। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं भाई अग्निजल, कहीं पर धुआं उठ रहा है, यानी कहीं कोई चिंगारी लगी होगी तभी तो धुआं उठ रहा है, तो ये अनुमान प्रमाण है। तो ये अनुमान प्रमाण है, इसको जो है ये भी सम्यक ज्ञान हमें प्रदान करता है, लेकिन ये उतना अच्छा, उतना उस लेवल का सम्यक ज्ञान प्रदान नहीं करता, यथार्थ अनुभव नहीं देता जो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है। लेकिन अब कुछ ऐसे भी होंगे जो विवेक युक्त तर्क करने में भी सक्षम नहीं है, या ये भी करते रहे तो काफी लंबा समय व्यतीत हो जाएगा। तो महर्षि पतंजलि ने इसकी भी एक और वृत्ति बताई, एक और तरीका बताया, वो है आगम प्रमाण। यानी जो लोग इस यात्रा में अपने आप को अनुभव कर चुके हैं, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, वो जो बातें कहते हैं, वो जो तरीके बताते हैं, जैसे एक साइकोलॉजिस्ट है, वो अपने आप को काफी हद तक समझ चुका है, तो उससे जब काउंसलिंग के लिए हम लोग जाते हैं, कोई पेशेंट जाता है, कोई क्लाइंट जाता है, अपनी समस्या उसके समक्ष रखता है, तो वो व्यक्ति अपने अनुभव के प्रकाश में उस चीज को देख के, उसकी समस्या को देख के उस व्यक्ति को कैसे उस समस्या को डील करे, वो तरीके सुझाता है। यही आगम प्रमाण है। यहां पर अगर हम पतंजलि की दृष्टि में देखें कि किसी ऋषि ने या किसी ऐसे विद्वान ने जिसने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए, यथार्थ अनुभव प्राप्त किए, वो अब आपको बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो आप भी अपनी समस्या का समाधान करने में या अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सफल हो पाएंगे। तो ये आगम प्रमाण हो गया। तो इस तरीके से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भाई पांच प्रमाण हैं, और इन 5 प्रमाणों में ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो 3 प्रमाण हैं और 5 वृत्तियां हैं, तो उन 5 वृत्तियों में ये प्रमाण एक वृत्ति है। तो ये प्रमाण वृत्ति अगर अक्लिष्ट है तो मानसिक स्वास्थ्य उत्तरोत्तर विकसित होता जाएगा, अगर ये क्लिष्ट है तो मानसिक स्वास्थ्य उत्तरोत्तर जो है निकृष्ट स्तर का होता जाएगा। अब क्लिष्ट और अक्लिष्ट से क्या तात्पर्य है? भाई ये प्रमाण है, सम्यक ज्ञान है, अगर हमें सही मिल रहा है तो हम जो है मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति की ओर चले जाएंगे। तो जो क्लिष्टता है वो विपर्य से भी आती है। तो विपर्य जो है वो कैसा ज्ञान है? विपर्य मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम, यानी जो नहीं है उसकी वो हमें दिख रहा है, वो हमें भास रहा है, जो है वो उसकी सत्यता हमें प्रकट नहीं हो रही, वो या उसका सत्य हमें पता नहीं चल रहा। यानी जिसे हम कहें इल्यूजन की अवस्था जब आ जाती है तो इसी को हम कहते हैं विपर्य। मतलब जैसे कहें रस्सी को सांप समझ लेना। तो ये जो विपर्य वृत्ति है, ये वृत्ति भी जो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट तरह की इसकी भी अवस्थाएं होती हैं। तो अगर हम रस्सी को सांप तो समझ रहे हैं, लेकिन उस सांप समझने से अगर हमारा भला हो रहा है, तो यानी अगर हम स्वास्थ्य में उन्नति हो रही है, तो ये हमारे लिए कैसी अवस्था है? अक्लिष्ट अवस्था है। लेकिन यदि रस्सी को सांप समझने हमारे अंदर भय की उत्पत्ति हो रही है, फोबिया विकसित हो रहा है और दूसरे तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो यही वृत्ति जो है क्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। तो इस वृत्ति को फिर अक्लिष्ट वृत्ति को अक्लिष्ट वृत्ति में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, यानी इसका निरोध करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से तीसरी है विकल्प वृत्ति। विकल्प का मतलब है, विकल्प का संबंध कल्पनाओं से है। हमारी कल्पनाएं सकारात्मक भी होती हैं, हमारी कल्पनाएं नकारात्मक भी होती हैं, और हमारी कल्पनाएं शेख चिल्ली के समान भी होती हैं, शेख चिल्ली कल्पनाओं के समान जिनका कोई और छोर नहीं होता। तो ऐसी जो है जिसे कहें कि बहती हुई कल्पनाएं जिनका कोई और छोर नहीं है, जो नियंत्रण में नहीं है, तो इससे हमारी काफी कल्पना शक्ति, कल्पना से संबंधी जो ऊर्जा होती है उसका अपव्यय हो जाता है। और इस अपव्यय के कारण हम जो है अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने बुद्धि के विकास में, अपनी स्मृति के विकास में या उन डायमेंशंस में नहीं कर पाते। जिसे हम कहें ना कि फ्रॉइड की भाषा में वो कहते हैं फिक्सेशन, अलग अलग जो आपका जो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है उनमें डेवलपमेंट की अवस्थाएं हैं, और उन डेवलपमेंट की अवस्थाओं में एनर्जी फिक्सेट होती जाती है। तो जिस रूप में होती है, जिस तरीके से होती है, वैसे वैसे व्यवहार में हमें प्रभाव आगे चल करके देखने को मिलते हैं। तो वही बात यहाँ पर विकल्प में, यहाँ हम कल्पनाओं के माध्यम से इसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सकारात्मक कल्पनाएं हैं तो मानसिक स्वास्थ्य उन्नत होता चला जाता है, नकारात्मक कल्पनाएं हैं और वो कोई दिशा निर्देशित नहीं है, तो वैसी अवस्था में फिर हमारा जो चित्त है की अवस्था, मन की अवस्था वैसी होती चली जाती है और हमारा व्यक्तित्व वैसा ही बनता चला जाता है, और फिर हम मानसिक अस्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो चौथी जो अवस्था आती है, चौथी जो वृत्ति है वो है आपकी निद्रा। अगर हमें अच्छी नींद आती है, बढ़िया नींद आती है, तो हम जो है फ्रेश महसूस करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं, और उसी के अंतर जो है हमारा जो है मानसिक स्वास्थ्य उन्नत बना रहता है। और यदि हमारी निद्रा अच्छी नहीं होती है तो मानसिक स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता।
अब क्या कारण है, इसे वृत्ति के रूप में पतंजलि ने क्यों रख दिया? वृत्ति के रूप में इसलिए रख दिया क्योंकि निद्रा एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा जागृत अवस्था में जिन विषयों से संपर्क होता है, निद्रा में उन विषयों से संपर्क नहीं होता, उस रूप का संपर्क नहीं होता। यानी जितनी उधेड़-बुन और विचारों का आगमन, प्रस्थान, आना जाना और जिसे कहें कल्पनाओं का उमड़ना, ये सब शांत हो जाता है निद्रा की अवस्था में। और निद्रा एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होता है, फिर सब कुछ स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है। जैसे कमरे में कबाड़ पड़ा हुआ है और आप उसे सजा लें, सुंदर बना लें, तो ऐसी अवस्था कब आएगी? जब आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा, थोड़ा आपको छुट्टी मिलेगी, थोड़ा समय मिलेगा। तो निद्रा वैसी ही अवस्था है व्यक्ति की। उस ऐसी छुट्टी की अवस्था में बहुत सारी चीजें जो दिन भर की उधेड़-बुन है वहां शांत हो जाती है। तो अगर आप अच्छी निद्रा ले रहे हैं और ऐसी वृत्ति हो गई है, ऐसी वृत्ति उत्पन्न हो रही है, तो मानसिक स्वास्थ्य उन्नत होगा। अदरवाइज मानसिक स्वास्थ्य जो है मेंटल अबनॉर्मलिटी की ओर बढ़ जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर्स की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। जो पांचवी वृत्ति है वो है स्मृति। स्मृति यानी जो जीवन में हमने पूर्व अनुभव प्राप्त किए थे उनको फिर से स्मरण कर लें। अगर ये हम ठीक ठीक स्मरण कर सकते हैं तो यही स्मृति जो है हमें ज्ञानदायिनी हो सकती है, उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाली हो सकती है। अब कल्पना कीजिए किसी की स्मरण शक्ति खराब हो गई, तो ऐसी स्थिति में वो अपने अभी की समस्याओं को पिछले अनुभव के प्रकाश में नहीं देख पाएगा, तो समाधान करने में उसको देर होगी, उसे फिर से जीरो से स्टार्ट करके समस्या के समाधान तक पहुंचना पड़ेगा। तो स्मृति का इतना ज्यादा जो है महत्व है। कोई वकील है, वो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन जब अपनी केस लड़ रहा हो तो उस वक्त क्या हो, उस वक्त वो अपनी सारी चीजें भूल जाए और स्मरण न कर पाए, तो ऐसी स्थिति में केस लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो स्मृति जो है एक ऐसी वृत्ति है जिसका सशक्त होना बड़ा आवश्यक है। तो स्मृति की वृत्ति जब अक्लिष्ट होती है तो मानसिक स्वास्थ्य उन्नत होता है। जब यही क्लिष्ट होती चली जाती है तो मानसिक स्वास्थ्य जिसे कहें कि नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ जाता है। तो ये जो वृत्तियां हैं, इनमें बहुत ज्यादा प्रकाश भी डाल सकते हैं। मेरा मन तो था कि बहुत ज्यादा प्रकाश डालें, परंतु समय की कमी के कारण अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आप इस पर और प्रकाश डालना चाहें, सवाल पूछ सकते हैं, उसके उत्तर हम दे पाएंगे। तो ये 5 वृत्तियां जो है वो मेंटल एबनॉर्मेलिटी के रूप में सामने आती हैं। मतलब मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक अस्वास्थ्य दोनों से इनका संबंध है। जिस स्थिति में ये वृत्तियां अक्लिष्ट होती जाती है वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य जो है उन्नत होता जाता है। जैसे ही अक्लिष्ट होती जाती है उसी अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य हमारा बिगड़ता चला जाता है। इसके अलावा 2 और पंचक्लेश भी जो है कारण कहे गए हैं। पंचक्लेशों में 5 क्लेश आते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंचक्लेश जो है मेंटल एबनॉर्मेलिटी का कारण कहे गए। अगर ये पंचक्लेश वैसे 4 अवस्थाओं में रहते हैं। ये 4 अवस्थाएं आपकी हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्थाएं। अब पतंजलि के अनुसार ये जो 5 चीजें हैं ये अगर तनु अवस्था में हो तो मानसिक स्वास्थ्य उन्नत होता है, और अगर ये अपनी प्रसुप्त अवस्था में रहें, विच्छिन्न अवस्था में रहें या फिर उदार अवस्था में रहें तो ऐसी अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य का उत्तम बना रहना संभव नहीं है। खासतौर पर उदार अवस्था में अगर जो क्लेश है वो उदार अवस्था में चले जाएं तो क्लेश अपना बहुत ही, जिसे कहें अपने नाम से स्पष्ट है, इसका नाम ही क्लेश है। क्लेश का मतलब जो आपके जीवन में दुख उत्पन्न करेगा, दुख उत्पन्न करने वाला ही क्लेश कहलाता है। अब जैसे इसमें पहला है अविद्या। अविद्या यानी इग्नोरेंस। यदि आप इग्नोरेंस की अवस्था में आप नहीं जानते कि क्या करना है और क्या सत्य है क्या असत्य है, या आप नहीं जानते, तो इग्नोरेंस की अवस्था ऐसी है जिसमें आप क्या है, जो चीज सही है, जो चीज सही नहीं है उसको आप सही समझ लेंगे, जो चीज गलत है उसको आप सही समझ लेंगे। तो इस प्रकार से अनित्य में नित्य और नित्य में, और क्या कहते हैं, जिसे कहें कि दुख में सुख और सुख में दुख, इसका उल्टा भाव होने लगेगा, उल्टा अर्थ भाषित होने लगेगा। तो ये अविद्या की अवस्था है। तो अविद्या नामक क्लेश व्यक्ति में होता है। तो अविद्या के अलावा दूसरा है आपका आईनेस, जिसे हम कहते हैं अस्मिता। इग्नोरेंस के बाद आईनेस। अस्मिता का मतलब है कि हम जो वास्तव में हैं, यानी हम जो रियल हैं और जो हम अपने आप को समझ रहे हैं, इन दोनों में अंतर। तो आईनेस एक ऐसी चीज है जिसे हम कहें कि भाई अगर योगिक भाषा में कहें तो क्या हम पूरी तरीके से शरीर हैं या हम शरीर से अलग हैं। जैसे कि हमारा हाथ कट जाए, हमारा पैर कट जाए, तो क्या हम कुछ कम हो गए, या हमारी देखने की सुनने की क्षमता कम हो जाए तो क्या हम कम हो गए, या हम तो पूरे हैं लेकिन ये यंत्र थे, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, अभी हमारे जीवन का अंग है, लेकिन मोबाइल खो जाए तो मोबाइल खो गया तो इसका मतलब हम कुछ कम हो गए, तो हम कुछ कम। तो ये जो भाव है, अगर हम केवल मोबाइल में ही कहेंगे मोबाइल ही हम हैं और मोबाइल ही सब कुछ है, तो इसका मतलब ये आईनेस मोबाइल के साथ प्रगाढ़ हो गई।
वही हमारे देह के साथ, हमारे शरीर के साथ प्रगाढ़ हो जाती है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो जब हम जो हैं उसको न देखते हुए अपनी देह को ही देखते हैं, अपने शरीर को ही देखते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, या हम अपने आप को प्राण मानते हैं, या फिर हम अपने आप को मन मानते हैं, या फिर हम अपने आप को अहंकार मानते हैं, तो ये सीढ़ियां हैं। अगर ये मानते चले जाएंगे तो उसी रूप में जो है अस्मिता विकसित रहेगी, और अस्मिता को अगर हम समाप्त कर देंगे तो जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखने लगेगा। तो कहते हैं कि ये जो लेवल है, ये जो चीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पतंजलि के अनुसार, यानी अस्मिता। ये भी एक क्लेश है, ये जिस लेवल का क्लेश है, प्राण के लेवल का है, मन के लेवल का है, शरीर के लेवल का, उसी लेवल में, उसी के अनुसार हमें दुख प्रदान करेगा। तो इसके बाद अगला जो क्लेश आता है वो आता है राग, अटैचमेंट, सुखानुशयी रागा, यानी सुख की प्रतीति जिन जिन विषयों से होती है वो राग के कारण है। तो राग जो है क्लेश है, और ये क्लेश जैसे हमारे अंदर आईनेस पैदा हो गई कि मैं हूं, अगर मैं हूं, मैं ये शरीर हूं, तो मेरे इस शरीर को बहुत कुछ चाहिए। तो जो जो चीजें चाहिए वो उनमें जब मेरा अटैचमेंट होता चला जाएगा, तो वो अटैचमेंट अब किसी कारण से अगर ये जो है मुझे वो सुविधा ना मिले तो मुझे दुख उत्पन्न होगा, मुझे परेशानी होगी। अभी परेशानी जिस लेवल में, जिस सीमा तक बढ़ती जाए, उसी हिसाब से क्लेश जो है हमें मानसिक अस्वास्थ्य की ओर लेता चला जाएगा। तो राग, इसी के अलावा द्वेष भी एक क्लेश है। द्वेष नामक क्लेश जो है वो भी बहुत सारी मानसिक समस्याएं उत्पन्न करता है। ये क्लेश जब उदार अवस्था में आ जाए तो उदार अवस्था में ये अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न करता है, यानी जिनसे हमारी जो है प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में बाधा पहुंचती हो, जिनके कारण या सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती, उनके प्रति हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो ये द्वेष नामक क्लेश हमारे अंदर जन्मजात अवस्था से ही विद्यमान रहता है। अब ये क्लेश उदार अवस्था में है कि विच्छिन्न अवस्था में है कि तनु अवस्था में है कि प्रसुप्त अवस्था में, इसके अनुसार इसकी गति होती है। तो अगर हम जो है कहें कि ये अगर प्रसुप्त अवस्था में है तो यानी ऐसी अवस्था में है कि अभी तो निष्क्रिय है, लेकिन जब समय मिलेगा तो सक्रिय हो जाएगा। तो इसके अलावा दूसरी अवस्था विच्छिन्न अवस्था, यानी किसी और क्लेश के दबाव में है तो विच्छिन्न अवस्था, या कोई और क्लेश इसके दबाव में है तो विच्छिन्न अवस्था। तो विच्छिन्न अवस्था में एक क्लेश दूसरे क्लेश को दबा देता है, तो ऐसी स्थिति भी जो है ठीक नहीं होती है। कोई एक क्लेश बढ़ गया, दूसरा क्लेश घट गया। अब और जो उदार अवस्था है, इसमें पूरा क्लेश का ही राज रहता है। क्लेश ऐसा होता है कि वो ऐसी अवस्था में आ गया है कि केवल उसी का प्रभाव दिख रहा है, बाकी क्लेश का प्रभाव ही नहीं दिख रहा। बाकी क्लेश का प्रभाव काफी कम हो चुका है, और ये क्लेश अपने संपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है। यानी अगर द्वेष हुआ तो ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो, जिसे कहें कि छल प्रपंच, या जिसे हम कहें कि बदला लेने की भावना, रिवेंज, ये उसके अंदर, उसके जीवन में दिखलाई देने लगेंगी। इसी तरह की योजनाओं में, इसी तरह की षड्यंत्रों में वो शामिल हो सकता है। द्वेष क्लेश बहुत अधिक बढ़ गया तो, राग क्लेश बढ़ गया तो चीजों से अटैचमेंट इकट्ठा करना और जिसे परिग्रह करना, ये सब बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ जाएगा। तो अब जो आखिरी क्लेश है वो अभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश का मतलब यह है कि फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय से तात्पर्य यह है कि भाई हमारा अस्तित्व कहीं समाप्त ना हो जाए, हमारा अस्तित्व कहीं लोप ना हो जाए, हमारी जो अभी की जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी कहीं बिगड़ ना जाए, वो पर्सनैलिटी कहीं नष्ट ना हो जाए। लोगों की हमारे अनुसार जो छवि बनी हुई है लोगों के हृदयों में, मनों में, वो छवि हमारी कहीं समाप्त ना हो जाए। तो इसकी अगर हमें आशंका रहती है, इसका अगर भय बना रहता है, तो इसका मतलब यह है कि अभिनिवेश नामक क्लेश जो है यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो इस अभिनिवेश नामक क्लेश को भी तनु अवस्था में ले जाने की आवश्यकता है। अभी जो सारे क्लेश हैं ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर ये क्लेश सभी के सभी तनु अवस्था में चले जाए तो मानसिक स्वास्थ्य उन्नत होता जाता है। अगर ये क्लेश अपना क्रिया व्यापार समाप्त कर दें, इनका प्रभाव ना हो, तो मानसिक स्वास्थ्य उन्नत होता चला जाता है। वहीं अगर ये क्लेश उदार अवस्था में हो या विच्छिन्न अवस्था में हो तो उस हिसाब से अपना प्रभाव दिखाते हैं। प्रसुप्त अवस्था में कम प्रभाव दिखाता है, लेकिन कभी भी खाद पानी मिलने या ऐसा मौसम या ऐसा समय आने पर, समय विशेष में वो सक्रिय हो जाता है तो अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तो इसलिए मुख्य जो निष्कर्ष निकल के आया है कि सभी क्लेश तनु अवस्था में होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के पतंजलि के अनुसार ये क्लेश जो है वो समस्याओं का कारण है। जैसे फ्रॉइड में कहें तो हम कहें कि भाई जो अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं उनके कारण व्यक्ति के व्यवहार प्रभावित होते हैं, और व्यक्ति के व्यवहार जो है उसके अनुसार निर्देशित होते हैं। यानी इन अनकॉन्शियस फोर्सेस को हमें कंट्रोल में करना है। अब इन अनकॉन्शियस फोर्सेस का संबंध किससे है? तो ईड से है, तो सुपर ईगो से है, क्योंकि ईड और सुपर ईगो दोनों अनकॉन्शियस प्लेन पर काम कर रहे हैं। तो ईड जब बहुत अधिक डोमिनेंट हो जाएगा तो ईगो के जो तार्किक विचार हैं उनको एक तरफ रख देगा और अपना कार्यक्रम जिसे कहें कि संपादित करना शुरू कर देगा। इसी तरह सुपर ईगो वो कहेगा कि भाई मुझे तो परफेक्शन की तरफ जाना है, मुझे आइडियलिज्म की तरफ जाना है, मुझे तो एकदम सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करके दिखाना है। तो वो भी ईगो के जो है जो तार्किक विचार हैं उनको दूसरी तरफ रख देगा और अपना प्रभाव दिखलाना शुरू कर देगा। तो इस रूप में देखें तो हम इसे इन पंच क्लेशों को
हम जो है फ्राइडियन जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्मिनोलॉजी है और जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ जोड़ करके देख सकते हैं। तो फ्राइड कहते हैं इस तरीके से मनोरोग होते हैं या मानसिक समस्याएं होती हैं, और पतंजलि कहते हैं इन पंचक्लेशों के उदार अवस्था में आने की वजह से मानसिक समस्याएं होती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा जो मेंटल इलनेस का स्वरूप है, जो मानसिक अस्वास्थ्य है, इसका जो स्वरूप है उसकी अगर हम लोग बात करें महर्षि पतंजलि की दृष्टि में, तो वो कहते हैं कि भाई व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्तेन तराय। इसमें चित्त की बात की है, मन की बात की है। मन में बहुत सारी तरंगे उठती रहती हैं। मन को अगर हम सागर माने, मन को यदि हम जलाशय माने, मन को यदि हम तड़ाग माने, तो उस तड़ाग में यदि हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें बहुत सारी लहरें उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। अब ये लहरें विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो चित्त से संबंधित और इसके अलावा देह से संबंधित जो व्यतिरेक उत्पन्न हो रहे हैं, जो जिसे कहें कि अनचाही लहरें उत्पन्न हो रही हैं, इन्हें कई रूपों में 9 विक्षेप अंतरायों के रूप में महर्षि पतंजलि ने बतलाने की कोशिश की है। यह है व्याधि, यानी शरीर में कोई रोग हो गया हो, मन तो ये जो और सेंस ऑर्गन्स में उसको समस्या हो गई हो तो उसकी वजह से व्याधि हो जाती है, और ये व्याधि की वजह से हमें कई प्रकार के मनोरोग हो जाते हैं। मनोरोग की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य हमारा खराब होने लगता है। दूसरा होता है स्त्यान। स्त्यान को कहते हैं हम कहते हैं इनर्शिया, यानी चित्त में कर्मण्यता उत्पन्न हो गई है, मन ही नहीं लग रहा, हमारा मन कर ही नहीं रहा कि हम कुछ काम करें। तो चित्त में हम कर तो सकते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है, संभावना है, लेकिन हम कर नहीं रहे, तो ये से हम कहते हैं स्त्यान। इसके अलावा स्त्यान के अलावा है संशय, यानी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया, ड्युअलिटी उत्पन्न हो गई। जैसे कई तरह के अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच जैसे कहें कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी संशय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगला है प्रमाद। तो प्रमाद को भी जो है पतंजलि ने मानसिक अस्वास्थ्य का कारण माना है। प्रमाद का मतलब है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी हम आज का काम कल पे छोड़ दें, आज ना करें, हम कहें कल करेंगे, तो ये प्रमाद कहलाएगा। इसके अलावा आलस्य, लेजीनेस, हमने ऐसा भोजन किया या हमारी दिनचर्या इस प्रकार की है कि हम फ्रेश महसूस नहीं करते, तरोताजगी महसूस नहीं करते, जिसे कहें जीवंत महसूस नहीं करते, यानी लेजीनेस, आलस्य हमारे अंदर बढ़ा हुआ है। तो इस आलस्य के कारण भी हम मनोरोगों की ओर आगे चल करके अग्रसर हो जाते हैं। फिर अविरति, लैक ऑफ डिटैचमेंट ड्यू टू अटैचमेंट इन मटेरियल, हम जो है अपने आप को चीजों से अलग नहीं रख पाते, दूर नहीं रख पाते। मोबाइल है या लैपटॉप है, तो मोबाइल और लैपटॉप एक हमारी जिसे कहें कि अभिन्न अंग बन गए, ऐसा बन गए कि आज अगर एक दिन मोबाइल ना मिले तो हमारी चित्त में जो है इतने विक्षेप उत्पन्न होंगे, इतनी तरंगे उत्पन्न होंगी, इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे हम कि उसकी वजह से जो है हम जो है जिसे कहें कि अपने रिलेशन खराब कर लें दूसरे लोगों से, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए, इतना एग्रेसिव हो जाए, तो इस तरह का व्यवहार देखने में आ जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं अविरति, यानी जो करना था उसमें तो नहीं हुए, उनसे विरत हो गए। और फिर भ्रांति दर्शन, यानी इल्यूजन, यानी जो सत्य है वो तो नहीं दिख रहा हमें, असत्य की प्रतीति हो रही है, हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं, ऐसी अवस्था में आ गए। तो ये अवस्था भी मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। ये भी चित्त में विक्षेप है, यानी मन में ये एक कंकरी मार दी हमने मन नामक जलाशय में, और मन की जो स्थिरता थी, जो शांति थी, वो भंग हो गई। इसके अलावा अगला है अलब्ध भूमिकत्व, यानी हमने खूब अभ्यास किया अपने आप को कंट्रोल करने का, अपनी सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने का, कॉन्सेंट्रेशन का, एकाग्रता का, और जो है हम कुछ अवस्था तक पहुंचे भी, लेकिन हम हमेशा उसी अवस्था में रह नहीं पा रहे। जैसे स्थिरता का हमने अभ्यास किया, स्थिर रह रहे हैं, स्टीडीनेस का, एकाग्रता का हमने अभ्यास किया, एकाग्रता में स्थिर रहने का, एकाग्रता में बने रहने का, लेकिन फिर भी अभी हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं, अभी हम रुके हुए हैं। तो बीच बीच में हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है, हमारी स्थिरता भंग हो जाती है। तो ऐसी जो अवस्था है वो अवस्था अलग भूमिकत्व की अवस्था है, मतलब पहुंच तो गए लेकिन पूरी तरह से नहीं पहुंचे। तो ये अवस्था भी आगे चल के हमें मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जा सकती है, यानी अगर हम इसका उल्टा कर लें तो मानसिक स्वास्थ्य उन्नत हो जाएगा, नहीं तो मानसिक स्वास्थ्य बढ़ जाएगा। और अगला है अनावस्थित तत्व। अनावस्थित तत्व का मतलब यह है कि मेंटल अनईजीनेस, यानी जो है हम बहुत ही अधिक डिस्टर्ब हो चुके हैं, या हम जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच तो चुके हैं, पर फिर भी हम जो है उसमें स्थिर नहीं हो पाए पूरी तरीके से। ये थोड़ा सा अलब्ध भूमिकत्व से ऊपर की अवस्था, अलब्ध भूमिकत्व से ऊपर की अवस्था, यानी अभी भी थोड़ा बहुत कुछ बच गया है। वो जो बच गया है वो अगर हम नियंत्रित कर लें तो मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्ट स्तर का हो जाएगा, और नहीं तो हम अभी तक रुके पड़े हैं, अभी हमने अपनी जो है जिसे कहें कि सर्वोच्च सफलता को प्राप्त नहीं किया हुआ है। तो इसके अलावा भी जो है महर्षि पतंजलि इन विक्षेपों के कुछ फल भी बतलाते हैं।
वो फल क्या है? दुख है, दौर्मनस्य है, अंग में जयत्व है, श्वास और प्रश्वास है। तो कहते हैं कि इन 9 के साथ साथ ये 5 और हो जाते हैं। तो दुख यानी सैडनेस यानी डिप्रेशन, इस तरह की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और दौर्मनस्य का मतलब यह है फ्रस्ट्रेशन, बहुत अधिक कुंठा, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाता है। अंग में जयत्व का मतलब है अंगों में भी कंपन होना शुरू हो जाता है, इसका न्यूरोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ना शुरू हो जाता है। तथा श्वास एवं प्रश्वास यानी जो लेने की भावना है, तो जैसे कि हम श्वास लेना अगर हमारे नियंत्रण में है, अपनी इच्छा अनुसार श्वास ले रहे हैं, तब तो ये समस्या नहीं है। लेकिन हम तो नहीं लेना चाहते, रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पा रहे, हमारा नियंत्रण इस पर से हट गया है, श्वास आ ही रही है और और इस पर नियंत्रण नहीं रहा, तो इस श्वास वाल नामक जो है जिसे कहें कि समस्या उत्पन्न हो गई। इसके अलावा प्रश्वास यानी श्वास छोड़ना, अब हमारी इच्छा अनुसार श्वास हम छोड़ नहीं पा रहे या अपने आप छूट जा रही है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक समस्या है। लेकिन ये आती 9 अंतरायों के बाद ही है, 9 तरह के जो विक्षेप हैं इन विक्षेपों के बाद ही है, यानी इनके साथ साथ चलते हैं। एक प्रकार से कहें वो 9 होंगे तो ये 5 भी होंगे, तो उन 9 को नियंत्रित करेंगे तो ये 5 नियंत्रित हो जाएंगे। तो ये जो विक्षेप हैं और ये जो अंतराय हैं, ये जो है मानसिक स्वास्थ्य के स्वरूप को यौगिक दृष्टिकोण से हमें समझाते हैं, बतलाते हैं कि ये जो 9 है और ये 5 जो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और स्वास्थ्य को प्राप्त करना है तो इन सभी पर उसको नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा, इन सभी को उसे ठीक करना पड़ेगा। अब चूंकि समय कम रह गया है, ये विषय बहुत विशाल है और क्या कहते हैं विषय को पूर्ण रूप से समझने के लिए जो है काफी लंबे समय की आवश्यकता होगी, तो मैं संक्षेप में अपनी बात को बताने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं जिससे आप जो है जब मेंटल प्रॉब्लम्स की डायग्नोसिस करें तो उन्हें किस तरीके से क्लेशों के साथ कैटेगराइज कर सकें, यानी योग की दृष्टि में मनोरोगों को कैसे देखें। तो अभी तक आपने क्लेश को समझा, अभी तक आपने चित्त वृत्तियों को समझा, तो अब क्लेश को हम मेंटल डिसऑर्डर से जोड़ करके बताएंगे। जैसे पहला जो है क्लेश को आप याद कीजिए, जैसे अविद्या, इग्नोरेंस। तो अविद्या को हम संबंधित कर सकते हैं उन सभी प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम से, मेंटल डिसऑर्डर से जो साइकोटिक की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जिनके लक्षणों में डिल्यूजन्स है, जिनके लक्षणों में हेलुसिनेशंस हैं। तो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये जिसमें से जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया किसी को, पैरानॉइड जैसे कहें डिल्यूजन हो गया, तो ये जो चीजें हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये जो मनोरोग हैं, इन्हें हम अविद्या नामक क्लेश के साथ जोड़ सकते हैं। यानी अविद्या नामक क्लेश अगर अपनी प्रबल अवस्था में आ गया तो जाहिर सी बात है कि वो कहां ले जाएगा आपको, डिल्यूजन की तरफ ले जाएगा, वो आपको हेलुसिनेशन की तरफ ले जाएगा, यानी फॉल्स सेंसरी परसेप्शन की ओर ले जाएगा वो आपको। तो और आप साइकोटिक हो जाएंगे, आप जो वास्तविकता से कट जाएंगे, इग्नोर रहेंगे अविद्या नामक क्लेश की वजह से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे तनु अवस्था में लाना पड़ेगा। इसी तरीके से अस्मिता नामक क्लेश है, तो इसको भी हम मेंटल डिसऑर्डर से जोड़ सकते हैं। किस तरह के मेंटल डिसऑर्डर? आईनेस, आप ध्यान दीजिए, आईनेस। आईनेस का मतलब है हम किसी एक विशेष वृत्ति में, विशेष पर्सनैलिटी के साथ हम अपने आप को घुला मिला दिया है, उसी पर्सनैलिटी को हम अपना जैसे कहें असली स्वरूप मानते हैं। तो इसे हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी तो निरंतर परिवर्तित होती है, उसका विकास होता रहता है। लेकिन अगर हम एक जगह स्टिक हो जाएं, रुक जाएं, फिक्सेट हो जाए हमारी एनर्जी, सिगमंड फ्राइड की पर्सनैलिटी थ्योरी के अनुसार, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बहुत सारे जो है वो विकसित हो जाएंगे। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को हम अस्मिता से जोड़ सकते हैं। इसी के अलावा जैसे राग है, राग और द्वेष, तो राग और द्वेष ये जो दोनों क्लेश हैं, इन दोनों क्लेशों को हम जोड़ सकते हैं मूड डिसऑर्डर से, यानी इमोशंस रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। मूड डिसऑर्डर्स में आपके क्या क्या आ गए? डिप्रेशन आ गया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ गया, एमडीडी आ गया, साइक्लोथीमिया आ गया। तो ये जो डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर्स, जिनमें इमोशंस का मुख्य रोल है, सप्रेस्ड इमोशंस, रिप्रेस्ड इमोशंस, तो इन सभी को हम जो है राग और द्वेष से जोड़ सकते हैं। राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी रिपल्सन। फिर अगला है अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ। अभिनिवेश नामक क्लेश जो है उसको भी हम बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर से जोड़ सकते हैं, खास तौर पे एंजाइटी डिसऑर्डर से, जिनमें चिंता उत्पन्न होती है, भय होती है, अतार्किक चिंता होती है, वास्तविक कारण हमारे पास नहीं है। हमें तो लग रहा है कि अगर हम सड़क पे चले जाएंगे तो कोई गाड़ी इसके साथ हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब चूंकि इसकी संभावना हमें नजर आ रही है, इसलिए जो है हम सड़क पर जाना ही बंद कर दें, तो ये तो हमेशा होता रहेगा। तो इस तरह का जो अतार्किक भय उत्पन्न हो जाता है, इस तरह का अतार्किक भय जो है वो चिंता से संबंधित होता है। अब यही जब डिसऑर्डर हो जाता है तो एंजाइटी डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया विभिन्न प्रकार के आ गए, और जैसे एगोराफोबिया वगैरह। इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आपके विभिन्न प्रकार के स्पेसिफिक फोबिया, एगोराफोबिया वगैरह, सोशल फोबिया, और साथ ही साथ जो है आपके जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इन सभी को आप जो है
अभिनिवेश नामक क्लेश की उत्पत्ति मान सकते हैं। यानी अभिनिवेश नामक क्लेश अगर पतंजलि की दृष्टि से देखें तो उदार अवस्था में आ गया या फिर जो है विच्छिन्न अवस्था में आ गया या प्रसुप्त अवस्था में भी पड़ा हुआ है, तो इन सब मनोरोगों को उत्पन्न करने के लिए सक्षम है, उनको उत्पन्न कर सकता है। तो योगी दृष्टि से अगर इन्हें दूर करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन क्लेशों को आपको नियंत्रण में लाना पड़ेगा, इन्हें तनु अवस्था में लाना पड़ेगा। तो तनु अवस्था में लाने के लिए बहुत सारी तकनीकों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समय कम होने की वजह से एक ही तकनीक बताऊंगा, जिसे जो तकनीक हमारे बहुत सारे लोगों ने अनुभूत करके बताई है। इसमें मुख्य है प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास से महर्षि पतंजलि के अनुसार भी प्राणायाम ततचित प्रकाशावरण, यानी जो अंधकार है, जो अज्ञान है, जो जिसे हम कहें कि अविद्या नामक क्लेश है, वो अविद्या नामक क्लेश और उसका जो प्रभाव है, प्रभाव है, वो प्राणायाम के प्रभाव से, प्राणायाम के अभ्यास के प्रभाव से तनु अवस्था में पहुंच जाता है। यानी वो क्लेश तनु अवस्था में पहुंच जाता है। तनु अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें क्लेश होता तो है, क्लेश का स्वरूप होता तो है, लेकिन क्लेश प्रभावी नहीं होता, उसका कोई असर दिखलाई नहीं पड़ता और उसकी शक्ति घट जाती है, उसकी एबिलिटी घट जाती है, उसकी क्षमता काफी हद तक घट जाती है। तो प्राणायाम का यदि आप निरंतर अभ्यास करें, लंबे समय तक अभ्यास करें, तो उसके अभ्यास से इन क्लेशों को तनु अवस्था में लाया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी तकनीकें हैं, लेकिन समय अभाव के कारण आज इतना ही हम उत्पन्न करते हैं। हाँ, एक सवाल आया है, मैं सोचता हूँ उस प्रश्न का मैं जवाब दे दूं। ये शुभू ठाकुर का सवाल है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ मेंटल इलनेस, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई दिस इन आवर सेल्फ। हाँ, ये विषय जो है अभी योगिक दृष्टिकोण में मैंने अभी समझाया था कि मेंटल इलनेस के रूट क्या है, कॉजेस क्या है। तो मेंटल इलनेस का जो रूट है, जो कारण है, जो जड़ें हैं उसकी महर्षि पतंजलि के अनुसार वो क्लेशों में है, पंच क्लेशों में, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और चित्त की भूमियों में है। यानी आप कौन सी अवस्था में हैं, आप मूढ़ावस्था में हैं, क्षिप्तावस्था में हैं या विक्षिप्त अवस्था में हैं, कौन सी अवस्था में हैं आप। तो मेंटल मनोरोगों की अवस्था जो होती है महर्षि पतंजलि के अनुसार और व्यास जी के अनुसार जिस भूमि में होती है, वो भूमि है आपकी मूढ़ावस्था और क्षिप्त भूमि। क्षिप्त भूमि में रजोगुण जो है काफी बड़ा चढ़ा होता है और मूढ़ावस्था में जो है तमोगुण काफी बड़ा चढ़ा होता है। तो यदि आपके क्रियाकलाप ऐसे हैं, आपकी एक्टिविटीज ऐसी हैं, आपकी जीवनचर्या, लाइफ स्टाइल इस प्रकार की है कि आप मूढ़ावस्था में हैं, तो वैसी स्थिति में या क्षिप्तावस्था में तो मनोरोगों का होना अवश्यंभावी है। मनोरोग किसी न किसी रूप में आपके साथ किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी स्तर पर जुड़े हुए रहेंगे। तो मुख्य कारण है पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और जो 5 वृत्तियां हैं उनका क्लिष्ट होना, यानी प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इनका जो है, आपकी नींद खराब है, आपकी स्मृति क्षमता ठीक नहीं है, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी कल्पनाएं ठीक नहीं है, तो ऐसी अवस्था में जो है आपको मानसिक अस्वास्थ्य की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से पंचक्लेश ही मुख्य कारण है और पंच जो वृत्तियां हैं वो उनकी क्लिष्ट वृत्ति ही मुख्य कारण है। दूसरा है एन्नी आर्या, प्रणाम सर, यदि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की वृत्तियों का, क्लेशों का, चित्त की भूमिका आदि के बारे में जानकारी ना हो तो ऐसे में मानसिक विकारों से कैसे बचा जा सकता है, या मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन सब का ज्ञान व्यक्ति को होना ही चाहिए। ये जो हमने अभी व्याख्यान दिया या जिस विषय पर बात की, ये विषय मुख्य रूप से जो है मानसिक स्वास्थ्य को योगिक दृष्टि से कैसे समझें। ऐसे लोग जो योग का अभ्यास कर रहे हैं वो अपने पंच क्लेशों को, पंच वृत्तियों को किस रूप में समझ सकते हैं। तो अगर योग की तकनीकों का आपको उपयोग करना है और स्वयं ही उपयोग करना है, स्वयं ही अपने व्यक्तित्व को समझना है, स्वयं ही अपने मनोरोगों को समझना है, तो इसके लिए तो इसका ज्ञान की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि आप जो है इस स्थिति में नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट्स की, किसी विषय विशेषज्ञ की, जिसे इन चीजों के बारे में जानकारी है, उसकी सेवाएं ले सकते हैं, और जिसे योग की भी पूरी जानकारी हो और जिसे कहें मेडिकल फील्ड, साइकोलॉजी के फील्ड में भी पूरी तरह से अनुभव हो, तो ऐसे व्यक्ति की आप सेवाएं ले सकते हैं। अदरवाइज इनका अनुभव प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफी लंबे समय की तक अध्ययन और अनुभव लेने की आवश्यकता होगी, तभी आप पंचक्लेशों को, वृत्तियों को भली प्रकार समझ पाएंगे। हालांकि ऐसा करना कठिन नहीं है, ऐसा करने के लिए आपको अपने जीवन में झांकना होगा। अन्य कोई सवाल? मुझे लगता है आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारे ईमेल एड्रेस पे आप जो है अपने प्रश्नों को भी भेज सकते हैं। समय मिलने पे मैं उनका उत्तर भी आप तक पहुंचा सकता हूं। कमेंट में मेल डाल देंगे। हाँ, आप कमेंट में जो है हम मेल डाल देंगे, आप अपना मेल डाल दीजिए सवाल के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विषय को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। आशा है आपको जो है इससे कुछ लाभ हो।